अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज SN1 रिएक्शंस। तो SN1 रिएक्शंस को स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि SN1 रिएक्शन से पहले मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में SN2 रिएक्शंस को डिस्कस किया था। तो SN2 रिएक्शंस को अगर आपको कॉन्सेप्ट SN2 रिएक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स सब क्लियर हैं तो तभी आप SN1 रिएक्शंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और आपको इसमें पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने में आज के लेक्चर में काफ़ी आसानी होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको SN2 रिएक्शन नहीं क्लियर तो आप पहले क्या करेंगे, SN2 रिएक्शन की तरफ जाएं, पहले प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड करें और उसके बाद जो है SN1 रिएक्शंस को आप लोग जो है इस टॉपिक को, इस लेक्चर को आप लोग अटेंड करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं SN1 रिएक्शन से। तो अब जैसे कि मैंने आपको SN2 रिएक्शन में बताया था कि हम उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा SN1 रिएक्शन में कि SN स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, सो इसी वजह से हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन इसकी देख रहे हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर कॉल्ड SN1 रिएक्शंस। एन SN क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर को। यूनिमॉलिक्यूलर हम इसे क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ओनली 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। सो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये आपको जो टर्म है SN1 रिएक्शंस ये क्लियर हो गई है। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके मैकेनिज्म को अगर हम SN2 से डिफरेंशिएट करें तो उसमें क्या होता था कि सिंगल स्टेप जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता था, एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता था। जबकि SN1 रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें 2 स्टेप ये मैकेनिज्म होगा, 2 स्टेप्स में यानी कि ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा, मतलब इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सो इसी वजह से इसको लिखा गया है कि इट इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। अब वो 2 स्टेप्स कौन से हैं, मैं इन स्टेप्स को 1 बाय 1 आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। लेकिन जैसे कि हमारा टॉपिक्स ये चैप्टर जो है वो अल्काइल हैलाइड्स है, तो उसके अंदर जो है ये अल्काइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो शो करते हैं। तो इसी वजह से अब इसके अल्काइल हैलाइड्स के ये दोनों स्टेप्स जो हैं यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि इसके जो दोनों स्टेप्स हैं मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप नंबर 1 ये आपको होप्सो के नजर आ रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पर मेंशन है कि फर्स्ट स्टेप इज द रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट सच एज एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अब क्या है कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर क्या है कि रिवर्सिबल आयनाइजेशन हो रही है अल्काइल हैलाइड की, किसकी, अल्काइल हैलाइड की। तो आपका देखें ये जो आपके पास रिएक्टेंट है वो क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ये आप देख रहे हैं ना कि ये आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है, ये ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप है और ये क्लोराइड है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड आप इसे बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये आपका जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन जो है ये आपका जो कार्बन है ये फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है और ये 4 कार्बन है ना टोटल, फिर इस तरह से 4 कार्बन बने तो ये टर्शरी कार्बन है। टर्शरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो हैलोजन ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसी वजह से उसको बोल रहे हैं टर्शरी। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल क्यों कहा, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स इसमें टोटल मौजूद हैं, 1 2 3 और ये 4, तो 4। तो टर्शरी ब्यूटाइल और क्लोराइड जो है वो हेलोजन एटम जो है वो क्लोरीन एटम मौजूद है, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होगा कि ये आपका रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल आयनाइजेशन, ये आप देख रहे हैं कि रिवर्सिबल का सिंबल जो है वो नजर आ रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो होप्स कि ये पॉइंट क्लियर हो गया रिवर्सिबल का। अब आयनाइजेशन का क्या मतलब कि आयनाइज हो रहा है, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कि आप देखें कि एक जो है आपके पास पॉजिटिव आयन जो है वो कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ से जब Cl ग्रुप लीव करता है, यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप देखें कि लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड इसकी नहीं होगी, कार्बन ने अब 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये अपने ये वाला बॉन्ड यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर बॉन्ड में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स 2 लेकर जाएगा तो Cl नेगेटिव की फॉर्म में ये लीव कर जाएगा और इसी वजह से ये यहाँ पर क्या होगा, लिविंग ग्रुप क्या होगा, Cl नेगेटिव होगा, लिविंग ग्रुप। ठीक है, और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसी वजह से कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है, केटाइन को, तो कार्बन के ऊपर आया तो कार्बोकेटाइन ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। तो फर्स्ट स्टेप में आप देखें कि
आपके पास जो है वो आयनाइजेशन हुई है, मतलब एक पॉजिटिव आयन बना है और एक नेगेटिव, ठीक है। तो आयनाइजेशन हुई है तो इसी वजह से इसको कहा जा रहा है रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। और हुई किसकी? अल्काइल हैलाइड की, तो इसी वजह से रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो रही है। अब किस तरह से हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट हो रही है, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे कि SN2 रिएक्शन में नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के थ्रू जो है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन होता था, तो SN1 रिएक्शन जो है वो उसकी पहचान क्या है? इनमें डिफरेंस भी आप कहें ये किस में होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में होती है, ठीक है। ये एक तरह से डिफरेंस भी आप इनमें मेंशन कर सकते हैं और मेंशन करेंगे भी इसको हम। SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस भी हम जो है मैं आप लोगों से एक लेक्चर में वो भी इनके डिफरेंस को भी डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स ये होप्स हो कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब वो पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं? एक आपका एसीटोन है और दूसरा एसीटोन भी हो सकता है या फिर इथाइल अल्कोहल जो है वो आपका, ये सेकंड जो है वो आपका सॉल्वेंट क्या होगा? इथाइल अल्कोहल होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि आयनाइजेशन हुई और आपका जो है आयनाइजेशन पोलर सॉल्वेंट में हुई की मौजूदगी में हुई। और ये रिएक्शन स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेप है ये आपका स्लो होता है और स्लो स्टेप ही स्टूडेंट्स क्या होता है? आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, यानी कि यही आपका रेट को डिटर्मिन करेगा, ठीक है। अभी जब हम काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे इसके तो फिर आपको ये पॉइंट्स हैं वो मजीद क्लियर हो जाएंगे। तो ये स्टेप जो है स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया है फर्स्ट स्टेप जो है। और इसमें आप देखें कि आपकी जो आपके पास हिब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी कि आफ्टर आयनाइजेशन प्लानर sp2 हिब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन जो है वो आपको प्रोड्यूस हो रहा है। sp2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा होता है तो उसके अंदर जो हिब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है। तो ये sp2 हिब्रिडाइज्ड स्टेट जो है कार्बोकेटाइन की इसमें पाई जा रही है, ठीक है। और अब ये फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? सिंपल रिवर्सिबल आयनाइजेशन हुई है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक्स प्लेस होता है और सेकंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन से, तो उसमें क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करता था एट द सेम टाइम। जबकि इस केस में क्या होता है SN1 रिएक्शन में कि इसमें जो है फर्स्ट स्टेप में रिवर्सिबल आयनाइजेशन होती है और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है फर्स्ट स्टेप में, और जबकि सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है। तो इसी वजह से ये 2 स्टेप्स जो हैं इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और इसको 2 स्टेप मैकेनिज्म कहा जाता है। तो अब इसमें सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ऑन कार्बोकेटाइन टू गिव अ फाइनल प्रोडक्ट और ये फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। तो आप देखें कि ये फर्स्ट स्टेप है कि न्यूक्लियोफाइल ने अब क्या किया? फौरन से जो है वो अटैक किया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका बन सकता था, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने जो है वो इस लिहाज से सोचा है या नहीं सोचा। तो स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि देखें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, ठीक है। ये अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि मैम वो अटैक कहाँ से करेगा? बैक साइड से करेगा या फ्रंट साइड से करेगा? तो स्टूडेंट्स मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि ये अटैक जो है वो दोनों साइड से कर सकता है, यानी कि इसका ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अब बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। अब यहाँ पर आपके माइंड में इसका आंसर तो खुद आ जाना चाहिए था कि क्यों वो फ्रंट साइड से अब अटैक कर सकता है, कैसे पॉसिबिलिटी बनी उसके पास फ्रंट साइड से अटैक करने की। तो ये पॉसिबिलिटी जो है मैं अब आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। तो स्टूडेंट्स होता ही है कि देखिए यहाँ पर अब सेकंड स्टेप में जो है इसके पास कोई भी लिविंग ग्रुप मौजूद नहीं है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिविंग ग्रुप नहीं है। तो लिविंग ग्रुप होता था तो वो जो है वो न्यूक्लियोफाइल को एक उनके बीच में रिपेल होते थे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता था तो एक दूसरे से दूर भगाता था, तो इस वजह से वो जो है फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता था इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। लेकिन SN1 रिएक्शन में क्या है? आपने देखा कि यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व, मतलब सेकेंड स्टेप में लिविंग ग्रुप मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से इसके पास न्यूक्लियोफाइल के पास अब इक्वल चांस है कि वो जो है बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है इजीली, ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है। सो ये जो है रिएक्शन जो होगा, ये स्टेप जो होगा वो फास्ट स्टेप होगा और आप देखें कि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपके पास टर्शरी अल्कोहल जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप देखें ना कि अब यहाँ से एक्स ग्रुप ने लीव कर दिया है, ठीक है, और इसकी जगह जो है वो नेक्स्ट ग्रुप जो है वो सब्सटीट्यूट हुआ आके OH ग्रुप आके सब्सटीट्यूट हुआ है, ठीक है। सॉरी हेलो ग्रुप जो है वो सब्सटीट्यूट उसने उसको रिप्लेस कर दिया है इस OH नेगेटिव यानी
न्यूक्लियोफाइल ने हेलोजन एटम को, सो इसी वजह से इनको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। और यूनिमोलिकुलर क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर जस्ट एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। वो कैसे स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि मैंने आपसे कहा था कि जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, वही रेट को डिटर्मिन करता है। तो इसमें आप देखें स्लो स्टेप में सिर्फ एक आपका सिंगल मॉलिक्यूल यानी कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व है। कौन है आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यानी कि अल्काइल हैलाइड जो है, जस्ट वो एक यूनिट जो है वो एक मॉलिक्यूल वो इन्वॉल्व है। इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है स्लो स्टेप में। न्यूक्लियोफाइल जो है वो ये जो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है ये सेकंड स्टेप में जो है वो इन्वॉल्व है, ये सेकंड स्टेप में मौजूद है जो कि फास्ट स्टेप है। और आपको पता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो होता है वो जस्ट स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप में जस्ट आपका एक जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। इसी वजह से इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कहते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि हम इनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस क्यों कहते हैं। और ये पॉइंट्स सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गया मैकेनिज्म से रिलेटेड कि टू स्टेप मैकेनिज्म ये कैसे हुआ, और हम लोगों ने ये जो है मैंने आप लोगों से ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए इससे रिलेटेड, इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड, और ये दोनों स्टेप्स आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। तो अब स्टूडेंट्स मैं इसके मजीद इसके फीचर्स जो हैं उनको आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ SN1 रिएक्शंस के, ठीक है। तो अब फर्स्ट फीचर क्या है कि इट इज़ अ टू स्टेप मैकेनिज्म, जो कि भी आपने देखा है कंप्लीट, मैंने मैकेनिज्म को डिस्कस किया आप लोगों से। तो टू स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व थे। सेकंड जो है इन दिस रिएक्शन प्लेनर कार्बोकेटाइन इज प्रोड्यूस्ड। आपने देखा कि कार्बोकेटाइन जो है वो आपका प्रोड्यूस होता था प्लेनर फॉर्म में, प्लेनर थी क्योंकि sp2 था, तो sp2 को आप पता है ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये प्लेनर कार्बोकेटाइन जो है वो आपको प्रोड्यूस हुआ। दस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन इट फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से ये अटैक कर सकता है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना भी चाहिए था, अगर आया है तो इसका मतलब है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये अटैक करता है फ्रॉम बोथ साइड से। दस देयर इज जनरली 50% जो है इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है और 50% जो है वो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है। कैसे कि स्टूडेंट्स अगर अब आप इसको आप देख भी सकते हैं कि अगर आपका जो है ये कार्बोकेटाइन के ऊपर यानी कि जो अटैक है OH का बैक साइड से हो रहा है, तो आप देखें कि ये मॉलिक्यूल जो है अगर बैक साइड से हो रहा है तो ये OH मॉलिक्यूल इस तरफ आ जाएगा, तो ये इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से OH इस तरफ से आ रहा है फ्रंट साइड से, तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगी, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स तो लगे हुए हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3, और अगर ये बैक साइड से है और एक फ्रंट साइड से है तो दोनों तरह के चांसेस हैं। तो 50% जो है वो इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रही है और 50% जो है वो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रही है। तो आपने इसको मेंशन कर देना, ये भी 50% है और ये भी 50% है। जबकि आपके SN2 रिएक्शन में अगर आपने देखा था कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती थी, मॉलिक्यूल्स पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो इन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। इसके अंदर जो है वो चांस जो है वो डिफरेंट है, इसमें 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन और 50% ही इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रही है। तो ये होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये दोनों पॉइंट्स पे क्लियर हो गए हैं। अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट क्या है इसका कि फर्स्ट स्टेप जो है ऑफ SN1 रिएक्शन इज स्लो। आपने ये भी ऑब्जर्व किया था अभी कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या था, आपका स्लो था। तो इसी पॉइंट को आप लोगों ने नीचे मेंशन कर देना है इसके फीचर में कि वाइल सेकंड इज फास्ट, जबकि सेकंड जो है वो फास्ट था। दस फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, वही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। सिंस वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, सो इट इज यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, सो इट फॉलोज यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। तो एक ही स्टेप जो सॉरी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आपका एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से आपको पता है कि इसे हम क्यों कह रहे हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। और आपको पता है कि रेट डिटर्मिनिंग जो रेट जो होता है वो हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को देख के फाइंड आउट करते हैं, उसमें प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको रेट जो है वो रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन पता चलता है। तो रेट यहाँ पर आपने देखा कि रेट अगर आप देखें तो आपका जो रिएक्टेंट है जस्ट सिंगल मॉलिक्यूल था, इसी वजह से इसको कहा हमने यूनिमोलिकुलर।
अब नेक्स्ट आप देख लें कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, काइनेटिक स्टडीज जो हैं शो कर रही हैं दैट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है ये आपका रिएक्शन। सो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मैंने आपसे कहा था कि ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो जस्ट वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है। सो इसी वजह से इसके ऑर्डर को हम देखें तो हम कहते हैं कि इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑर्डर जो है ये क्या है, टिपिकली इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म, जबकि SN2 रिएक्शन में आपने कहा था कि वो सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता था और दूसरा जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी था, जबकि इसके केस में न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यानी कि स्लो स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है। सो इसी वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म जो है इसका होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स के, दिस रिएक्शन जनरली अकर्स इन पोलर सॉल्वेंट, जबकि SN2 रिएक्शन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होते थे, ये जो है वो पोलर सॉल्वेंट में हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल डिफरेंस इन दोनों के में डिफरेंस का बिल्कुल ऑपोजिट है, ये SN2 रिएक्शन के ऑपोजिट है ये वाला SN1 रिएक्शन। और इससे नेक्स्ट जो है पॉइंट आपका वो क्या है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं दे जनरली फॉलो SN1 मैकेनिज्म। और ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं? SN1 मैकेनिज्म को जो है वो फॉलो करते हैं। कौन से? टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। तो आपके जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स थे स्टूडेंट्स वो फॉलो करते थे SN2 मैकेनिज्म को, तो ये जो टर्शरी वाले हैं ये आपके SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए या आ रहा है अगर, तो वो क्या आएगा कि जो आपके सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे? तो स्टूडेंट्स आपके जो सेकेंडरी होते हैं यानी कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN1 रिएक्शन एज वेल एज SN2 मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म्स को जो है वो फॉलो करते हैं। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ कि आपके जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, आपके जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN1 एज वेल एज SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को दोनों को फॉलो करते हैं। SN1 को भी SN2 मैकेनिज्म को भी फॉलो करते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी वाले जो हैं वो SN2 को फॉलो करते हैं, टर्शरी वाले जो हैं वो SN1 को करते हैं, और जो आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं ये SN1 और SN2 मैकेनिज्म दोनों को फॉलो करते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो SN1 रिएक्शन ये आपको क्लियर हो गया है, और इससे रिलेटेड जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन की थी कि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से SN1 रिएक्शन और इसके मैकेनिज्म और इसके साथ इसके जो फीचर्स हैं SN1 रिएक्शंस के वो डिस्कस करूंगी। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये सब पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको स्टिल कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से जो है मैं डिफरेंस जो है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के दरमियान में जो डिफरेंस है उन को पॉइंट्स की फॉर्म में जो है आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।